Static is the branch of physics where it deals with the behavior of charges at rest. तो इसमें एक ऐसा डिवीजन है फिजिक्स का जहाँ पे चार्ज को रेस्ट में रख के हम इलेक्ट्रिकल फिनोमेना को स्टडी करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल फिनोमेना में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, मतलब जो आप बचपन में पढ़े होंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो वो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की जानकारी लेनी है, उस फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी लेनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जानकारी लेनी है। तो एक चार्ज को स्टैटिक रखते हुए उसके साथ फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, ये जो हम बिहेवियर पैटर्न स्टडी करेंगे वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है चार्ज। अब चार्ज को रेस्ट पे क्यों रखा गया? Why charge is at rest to study electrostatics? Because when charge is at rest, it can produce only electric field. Produces only electric field. Charge in motion produces magnetic field. An accelerated charge is source of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो 12th की फिजिक्स में ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना है। ये पूरा डिवीजन कंबाइंड हो गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सबसे पहला टर्म आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर आएगा पहला आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब हम पहली चीज पढ़ने जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसमें मुझे चार्ज को रेस्ट पे रखना है। फिर जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे उस वक्त वो मैग्नेटिक फील्ड डिवीजन स्टार्ट हो जाती है वहां से। और उसके बाद जब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड की नॉलेज हो जाएगी, तो फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। ये कंप्लीट डिवीजन आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है चार्ज। व्हाट डू मीन बाय चार्ज? सबसे पहली चीज ये है कि आपके लेवल पे 12th स्टैंडर्ड पे चार्ज को एक फिजिकल क्वांटिटी मानी गई। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट इज कंसिडर्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। और आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होगी, एक स्केलर होगा और एक मिनट। ओके, तो चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो चार्ज इज कंसिडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज इलेक्ट्रिक चार्ज is considered as a scalar quantity। ये मान लिया गया है और ये स्केलर है, बट इन फैक्ट चार्ज इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज mass can be measured, mass can be feel, but we cannot feel charge like mass। तो ये बात चीज होगी। चार्ज इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, डिनोटेड बाय द लेटर Q, या कहीं पे हम स्मॉल q से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज की अगर डेफिनेशन बताई जाए कि चार्ज क्या है, हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हमारा आंसर होगा चार्ज इज बेसिकली द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of a body or a particle by virtue of which it experiences electric effects as well as magnetic effects। एनसीईआरटी में डेफिनेशन है, आप वहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे। फिर हम आगे अगर चलें तो
चार्ज के लिए एक मुझे यूनिट चाहिए और उसका डायमेंशन चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज I इक्वल्स फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। तो अब यहाँ से चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट मल्टीप्लाई टाइम। तो अब आप यहाँ से इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायमेंशन ऑफ Q इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ करंट A एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इज T, AT, और यू कैन ऑल्सो राइट इट इज M0 L0 A एंड T। दिस इज डायमेंशन ऑफ चार्ज। अगर हम यूनिट की बात करें तो इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे करंट के लिए यूनिट हो गया एम्पियर और टाइम के लिए हो गया सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड इज SI यूनिट ऑफ चार्ज विच इज इक्वल टू कूलम। मीन्स ऐसा वी मोस्टली यूज कूलम एज SI यूनिट ऑफ चार्ज, वेर एज 1 कूलम इक्वल्स 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, इसे नोट कीजिए। Now we will learn basic properties of charges. Basic property of electric charge. Basic property of electric charge. ये क्या है? चार्ज की डेफिनेशन ये थी कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सपीरियंसेस और प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हर बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या शो करे या फिर फील करे, एक्सपीरियंस करे, या मैग्नेटिक इफेक्ट फील करे या प्रोड्यूस करे, उसी को हम चार्ज कहते हैं। तो अब बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं इसका क्या है। The first is additivity of charge. Additivity of charge. Since charge is a scalar quantity, it can be added or subtracted algebraically. मतलब किसी बॉडी पे टोटल चार्ज, मान लो यहाँ पर इसमें यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तीसरा Q3 है और ये 4 है। सारे चार्जेस पॉजिटिव हो सकते हैं या इसमें से कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर इस बॉडी की टोटल चार्ज पूछी जाए तो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दिस चार्जेस। सो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन, है ना, जितने भी होंगे सारे जोड़ दो तो ये इस बॉडी का टोटल चार्ज आ जाता है। अगर किसी बॉडी पे आपने जोड़ा और टोटल चार्ज 0 आ गया, अगर ऐसा हुआ कि सारा टोटल चार्ज सम करने के बाद 0 आ गया, तो हम इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रल बॉडी में चार्जेस हैं, टोटल चार्ज 0 हो रही है। मान लो उसमें कुछ पॉजिटिव चार्जेस होंगे और कुछ नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इनका सम किया तो टोटल चार्ज 0 हो गया, तो ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी हो गई। बट एक्चुअली में इसमें चार्ज है, जितने अमाउंट में पॉजिटिव है उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्जेस भी हैं। और अगर बॉडी पे ऐड करने के बाद टोटल चार्ज नेगेटिव हो जाती है, मान लो इसी केस में मैं एक नेगेटिव चार्ज और बढ़ा दूँ, 2 बढ़ा दिया, तब टोटल चार्ज क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो गया, तब ये न्यूट्रल बॉडी नहीं है, तो हम इसे कहेंगे निगेटिवली चार्ज बॉडी। नाउ इट इज निगेटिवली चार्ज बॉडी। ऑन द अदर हैंड, अगर इसमें से पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाए, मान लो पॉजिटिव चार्जेस की नंबर बढ़ गई, तो ये फिर कैसा बॉडी हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी।
अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट क्या है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। पॉजिटिव चार्ज मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सीधी सी बात है, उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो पॉजिटिव चार्ज बन गया। मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू कैन से द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हटा देते इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो उस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव चार्ज? इट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स एडिशन, और यू कैन से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन कर दें या उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाए तो बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, राइट? तो ये था आपका बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज सिंपली द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द बॉडी। Second property is charge is conserved. Second property is important property is charge is conserved. किसी सिस्टम में जैसे एनर्जी कंजर्व होती है, उसका आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसी तरह से चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। तो किसी भी जहाँ भी मास होगा वहाँ पे चार्ज होगा, ठीक है? सो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास एंड जब तक आप बॉडी को डिसइंटीग्रेट नहीं करेंगे, उसका शेप चेंज नहीं करेंगे, तो मास चेंज नहीं होगा। उसी फैक्टर में आपका चार्ज भी कंजर्व्ड रहता है। सो वी कैन से इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय चार्ज, ठीक है? टोटल चार्ज, तो यहाँ पे जब भी हम कहते हैं कि चार्ज को खत्म नहीं कर सकते, वी आर रेफरिंग टू टोटल चार्ज। तो ये चार्ज है। एक सिंपल एग्जांपल अगर हम ले लें, कोई केमिस्ट्री में जैसे आपने पढ़ा है NaCl एक कंपाउंड ले लो, तो इसमें है क्या? ये NaCl में सोडियम पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन नेगेटिव आयन है। ये इसको पहले ये कंपाउंड है, उसके बाद आपने इसको डिसइंटीग्रेट कर दिया। तो डिसइंटीग्रेशन से पहले टोटल चार्ज क्या है? 0। उसके बाद भी टोटल चार्ज क्या आ रहा है आपका? 0। मीन्स चार्ज इज कंजर्व्ड। तीसरा पॉइंट है आपका चार्ज इज क्वांटाइज्ड। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज मतलब ये होता है टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है? स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड और यू कैन से इट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। n is integer, it may be 1 2 3 so on, ठीक है? तो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज quantized and it is applicable only when we are dealing with a smaller quantity of charges. It becomes invalid when we are dealing with huge amount of charges. क्वांटाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये हो सकता है कि आपने टोटल बॉडी पे चार्ज निकाला, एक बॉडी पे टोटल चार्ज निकाला, और वो मान लीजिए आपका आ गया E + 2E + 3, तो ये चलेगा, ये ठीक है, क्वांटाइजेशन फॉलो हो रही है। -E -2E -3, लेकिन जब आप कहते हो कि टोटल चार्ज बॉडी की 1/3E हो गई, तो ये पॉसिबल नहीं है। फ्रैक्शन ऑफ चार्ज इज नॉट अलाउड इन 12th स्टैंडर्ड। तो यही क्वांटाइजेशन है कि जब हम बॉडी का टोटल चार्ज देंगे, बताएंगे या इवेल्युएट करेंगे, तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही होना चाहिए, Q = N, ठीक है?
और ई की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये आपका होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। न्यूमेरिकल बनाने समय इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव साइन लेना है या नहीं लेना है, वो सब क्वेश्चन बनाने में समझ में आता है। आपके पास जो भी बुक है उससे बनाइएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे समझ में आ जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी इस टॉपिक के न्यूमेरिकल की तो मुझे व्हाट्सअप कर देना। ओके, ये थी आपकी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आप सबको पता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं, आप सब लोग पता नहीं तो गेम के रूप में भी सब लोग जानते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसी प्रॉपर्टी पे कूलम्ब ने एक लॉ बना दिया जिसको हम कहते हैं कूलम्ब लॉ ऑफ फोर्स या कूलम्ब लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इसमें क्या है, ये फोर्स की बात करता है। इट गिव्स अस आइडिया अबाउट फोर्स। मान लो ये दो चार्ज है आपके, एक है Q1 और दूसरा है Q2। दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। अब अगर ये दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, मान लो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर ये दोनों निगेटिव है तब भी रिपेल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हुआ तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, मतलब म्यूचुअल फोर्सेस लगेगी, ठीक है। कहने का मतलब अगर ये इसकी वजह से रिपेल हुआ तो ये भी इसकी वजह से रिपेल होगा। अगर मैं इस फोर्स का नाम दूं F, ये फील कौन कर रहा है, 2, किसकी वजह से, 1 की वजह से, तो इस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, फोर्स बाय 1 ऑन 2। ये Q2 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, Q1। नाम क्या लिखा मैंने, F फोर्स बाय 1 ऑन 2। इधर इसका नाम क्या हो जाएगा, फोर्स बाय 2 ऑन 1, F21। सो F12 एंड F21 आर म्यूचुअल फोर्सेस और ये इक्वल होंगे आपस में। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और इनका डायरेक्शन अपोजिट है। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या था आपका, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्सेस हैं। इट ऑबेज न्यूटन थर्ड लॉ एंड इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर, राइट। तो अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस सिस्टम का। अगर मैं सिर्फ ये दो चार्ज की बात करूं तो दोनों इक्वल है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, नेट फोर्स क्या हो गया, 0। तो सिस्टम कभी भी एक्सेलरेट या मूव नहीं करेगा। मतलब ये दोनों चार्जेस पहले ही रेस्ट पर थे, फोर्स लगने के बावजूद भी रेस्ट पर ही हैं। तो ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, चार्ज एट रेस्ट। सो टू डिफरेंट चार्जेस एट रेस्ट may experience force of attraction और repulsion। ओके, तो अब ये मान लो ये दोनों फोर्सेस सेम है और इसको मैं एक सिंपल फोर्स लिख दूं F मान लेता हूं, और ये F ही क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2। तो कूलम्ब ने क्या बताया, उनकी जो लॉ थी, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, this force F means electrostatic force between Q1 and Q2 is directly proportional to product of charges। ये पहला लॉ था, है ना। जो भी चार्जेस है उसके प्रोडक्ट का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो ये आएगा Q1 Q2 बाई
आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दो तो एक कांस्टेंट आएगा k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। दिस कांस्टेंट k इज नोन एज कूलम्ब कांस्टेंट। k इज कूलम्ब्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में से हम ऐसे लिख सकते हैं k q1 q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, और f इक्वल्स k q1 q2 बाई आर क्यू आर वेक्टर। अगर आपने वेक्टर पढ़ा है अच्छे से तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, और अगर वेक्टर नहीं पढ़ा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो आप वापस जाके वेक्टर पढ़ो, फिर यहाँ पे आना, आपको समझ में आ जाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट ज़रूरी है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास 11th में वेक्टर जाइए, यूनिट वेक्टर पढ़िए, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ये है कूलम्ब्स लॉ। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये आपका वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, अब ये जो कूलम्ब्स कांस्टेंट है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। इस चार्ज जहां रखी हुई है इस मीडियम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो मीडियम में इस k की वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर चार्ज को एयर में रखा गया है, व्हेन चार्जेस आर केप्ट इन एयर, व्हेन q1 एंड q2 आर इन एयर और वैक्यूम। ये कूलम्ब्स कांस्टेंट है, मीडियम पे इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ये कैसे हुआ ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है या 3.14 होता है। एप्सिलॉन नॉट देखें तो एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड रिजल्ट्स है, ये आपको याद करने हैं। जिसे आप लैब में एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट कराई जाती है तो मेरे लिए यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है कि ये वैल्यू कैसे आएगी एक्सपेरिमेंटली, ये थ्योरेटिकल क्लास है। तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ डाल दूँ तो k की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ डाल दीजिए। 4 मल्टीप्लाई ये पाई 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे और ये पूरा सॉल्व होकर k की वैल्यू आ जाएगी दिस। k कूलम्ब कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट को फिर हम कहेंगे, एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। दिस इज एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। ठीक है, अगर ये चार्जेस वैक्यूम या एयर में नहीं है, किसी और मीडियम में है, तब क्या होगा? तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन क्या आ गया यहाँ पर? एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट permittivity of medium in which charges are kept।
जिस मीडियम में आप चार्जेस को रखे हैं वहाँ की ये एप्सिलॉन हो गई, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये तो कूलम्ब कांस्टेंट ही है। जो एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी विच इज प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ये इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है। अब ये आपको पता है, ये पता है क्या है। अब ये क्या हो गया, एप्सिलॉन आर इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हम क्या देख रहे हैं, एप्सिलॉन आर इज डिफाइंड एज एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट नहीं होगा, डायमेंशन भी नहीं होगा, क्योंकि ये सेम चीज का रेशियो है, परमिटिविटी टू परमिटिविटी का रेशियो है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब अगर मैं फोर्स के लिए इक्वेशन लिखूं तो ये कैसा इक्वेशन आएगा, एक तो आप लिखेंगे एफ नॉट, मतलब जब चार्जेस को एयर में रखें तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फिर अगर चार्जेस मीडियम में आ गए तो आप उनके बीच के फोर्स को फिर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और फिर ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह डाल देंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज छूट गया हमारा, क्या, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू ये रखी गई है। अब इस इक्वेशन को देखो, इसमें अगर मैं 1/एप्सिलॉन आर बाहर ले लूं तो क्या दिखेगा, ठीक है। अब ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन देखो, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर केप्ट इन वैक्यूम और एयर। तो एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर की एक और डेफिनेशन आ गई आपकी यहाँ पर, एफ नॉट बाई एफ एम। सो इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम। बात समझ में आ रही है। ये दोनों एप्सिलॉन आर की ही डेफिनेशन है और एप्सिलॉन आर ही हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। बात समझ में आया। अब अगर हम बात करें वैल्यू की, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है फॉर एयर एंड वैक्यूम, इसकी वैल्यू 81 होती है फॉर वाटर, और अदर मीडियम के लिए आपको इसकी वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट न्यूटन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबे Newton's third law, it is action and reaction pair. एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, इसकी जगह सिंबल के ही यूज़ किया जाता है। तो अब आप देखो, ऐसे हम लिखते हैं कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एक फॉर्मेट ये था। फिर हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1
Q2 बाई आर स्क्वायर, दोनों वैलिड है, ठीक है, ओके। ये फोर्स इन एयर हो गया, ये फोर्स इन मीडियम हो गया। चलिए, तो ये मैंने बात किया अभी दो चार्ज के बीच में फोर्स कैसे निकाली जाती है, ओके। नाउ अब हम पढ़ते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये क्या है? आपने लॉ तो दो चार्ज के लिए बनाया, अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर कि हमारे पास दो से ज़्यादा चार्जेस हैं तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने 11th क्लास में वेव में भी पढ़ा है। तो सुपर प्रिंसिपल पोजिशन है क्या? दिस प्रिंसिपल गिव्स अस टूल टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। तो मान लो वो रिजल्टेंट फोर्स है F, दिस इज नेट फोर्स, it is the vector sum of all the forces. मतलब किसी सिस्टम में इतने सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं तो उस सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा? सारे फोर्स का वेक्टर सम निकाल लो, उससे आप बता सकते हैं कि नेट फोर्स कितना लगेगा। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। सिंपल सा बात है, आपके पास जितने मान लो स्क्वायर है, चार चार्जेस है, सबको कनेक्ट कर दिया एक जगह रखे हुए वर्टिसेस पे, तो किसी एक चार्ज पे, जैसे एक स्क्वायर है, यहाँ पे चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, सारे पॉजिटिव चार्ज है मान लो। अब आपसे ये पूछा जाता है कि Q4 पे नेट फोर्स बताइए, Q4 पे नेट फोर्स बताइए कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका देखेंगे ये किस किस से फोर्स फील कर रहा है। Q4 Q1 की वजह से कितना फोर्स फील करेगा? Q4 रिपेल्ड बाय Q1, तो वो फोर्स हो गया इधर, चूंकि 1 के सिर्फ ये हो गया F1, बिकॉज इस पे ये फर्स्ट की फोर्स लग रही है। उसी तरह से Q4 Q2 की वजह से भी एक रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा? इन दोनों बॉडी के चार्ज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के बाहर ये F2 हो गया। फिर ये Q4 Q3 की वजह से भी फील करेगा फोर्स, वो किधर जाएगा? बाहर सीधा। तो ये तीन फोर्स हो गए। तो नेट फोर्स ऑन Q4 इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इस तरह से बनाना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फोर्सेस होती है वो बॉडी के सेंटर टू सेंटर लगती है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल फोर्सेस। चलिए, ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल में क्लियर होगी। नाउ अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये कोई चार्ज रेस्ट पर है, मान लो ये Q चार्ज है और ये रेस्ट पर है और ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पर है, तो इसके आसपास जो स्पेस है
ये स्पेस में इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस स्पेस में, इस चार्ज के स्पेस में मान लो ये कोई बाउंड्री रीजन आ गया जिसमें इस चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये क्या, हर चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इस चार्ज के आसपास एक रीजन है जहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको समझे कैसे? इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज ले लेंगे। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है, इसको Q नॉट से लिखते हैं। इट इज अ हाइपोथेटिकल चार्ज, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये माना गया, ये एज्यूम किया गया। इट इज द स्मॉलेस्ट एज्यूम चार्ज, हाइपोथेटिकल चार्ज। मतलब आप ये समझते हैं कि सबसे छोटी चार्ज तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज है फिजिक्स पढ़ने के लिए। लेकिन फिजिक्स के साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ फोर्स या फील्ड को समझने के लिए मान लिया, कल्पना कर लिया कि एक उससे भी छोटा कोई चार्ज है Q नॉट, और उसको हम लोग कहेंगे टेस्ट चार्ज। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा इन्फिनिटी पे रहता है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, और ये बहुत छोटा चार्ज है। इसकी फील्ड ना के बराबर होगी, नेग्लिजिबल होगी, अगर होगी भी तो। मतलब ये अगर किसी चार्ज के पास आएगा तो ये चार्ज इस चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो जैसे ये चार्ज इसके पास लाके रख देंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसके दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। तो ये टेस्ट चार्ज सीधा बाहर निकल जाएगा, ये चार्ज बाहर निकलने लगेगा। बाहर क्यों जाने, इससे रिपेल होने लगेगा। ठीक है, अब ये जिस फोर्स से बाहर जाएगा, ये फोर्स कौन फील कर रहा है, Q नॉट। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, यही क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डेफिनेशन हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज और फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज। तो अब आप ये देखिए, एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन हुआ, स्पेस अराउंड अ चार्ज, स्टैटिक चार्ज, in which any other smaller charges may experience a force of attraction or repulsion is called electric field. Mathematically it is defined as force experienced by unit charge or force experienced by test charge. पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इससे इसकी बाहर की तरफ जाएगी, न्यू, सीधा बाहर जाएगा। न्यू बाहर चला जाएगा ये। ठीक है, और अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ, अंदर की तरफ आएगी। न्यू, क्यों, ये लाइन क्या शो कर रहा है, कोई टेस्ट चार्ज यहाँ रखोगे तो वो रिपेल हो जाए, बाहर जाएगा, कहीं भी रखो वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो पैटर्न है कि जो एरो बाहर जा रही है, ये सब इमेजिनरी लाइन है, इसे कोई देख नहीं सकता है। तो दिस इमेजिनरी लाइंस विच इज डायरेक्टेड नॉर्मली अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, या फिर हम इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, ये जो लाइन देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय
टेस्ट चार्ज। ये लाइन जहाँ तक जाएगी, जहाँ तक अपना असर डालेगी, वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है। अगर मैं एक पेयर बना लूँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड पैटर्न कैसे आएगा? पॉजिटिव से एमिट करेगा और नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट कर जाएगा। फिर ये नेगेटिव में इंटर करेगा, पॉजिटिव से बाहर जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न्स है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स आपके बुक में होंगे, उसको आप पढ़ें समझें। अगर मैं डायमेंशन निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml t-2 और चार्ज का हो गया at, तो फिर ये आ जाएगा ml t-3 a-1। ठीक है। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, पहला। दूसरा क्या हो जाएगा इसका? वोल्ट पर मीटर। इसके बारे में जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो यही दो यूनिट कॉमनली यूज की जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये डायमेंशन हो गया और ये यूनिट हो गया। ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो पैटर्न्स होती हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, आपके बोर्ड में भी आ सकता है। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा ऑप्शन सही है या फिर गलत है। ठीक है, उस चीज़ पे ध्यान देना है। बुक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये होती है कि जैसे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब निकलेगी, मान लो यहाँ से भी निकलेगी, तो आपको कर्व लाइन नहीं बनाना है। मान लो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ऐसे कोई लाइन आपने ड्रॉ की, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो है इस पर नॉट परपेंडिकुलर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली एमिट एंड नॉर्मली इंटर्स, इस बात का ध्यान रखना। ओके, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये क्या होता है? मतलब हम एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन निकालने, डेरिवेशन निकालने जा रहे हैं कि ये कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लेंगे यहाँ पे कोई चार्ज है Q, इस चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका स्ट्रेंथ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी या उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट ले लेंगे। मान लो यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P। अब इस पॉइंट P पे मुझे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डायरेक्शन से तो हमें पता है कि वो इधर ही काम करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब इस पॉइंट पे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसे समझने के लिए हम क्या करेंगे कि फिर एक टेस्ट चार्ज ले आएंगे इसकी जगह पर। मान लो कोई टेस्ट चार्ज है Q0, इसको इन्फिनिटी से हमने यहाँ ले आया, यहाँ रख दिया।
तो ये क्या होगा, एक फोर्स फील करेगा, ये तो स्टैटिक चार्ज है, ये मूव कर सकता है, इसको इन्फिनिटी से लाए हैं इसकी फील्ड निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, ये पहला डेफिनेशन था। अब मुझे यहाँ फोर्स निकालना पड़ेगा, तो फोर्स क्या होगा, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू इसमें डाल देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, E इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। एफ की वैल्यू इसमें डाल दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया पी पॉइंट पे। तो जैसे जैसे पॉइंट हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक हो जाएगा। जैसे जैसे नज़दीक आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, स्ट्रांग होगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और अगर मैं इसका ग्राफ बना दूँ, ये आर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये ग्राफ पैराबोलिक कर्व में आएगा यूँ। अब आप देखिए कि डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई, वीक हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा, जैसे जैसे पास आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर। राइट, के आपको पता है क्या है, के इज कूलम्ब कांस्टेंट। तो कैपिटल E हियर इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये ग्राफ किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फोर्स की भी ग्राफ इसी तरह होगी। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि अगर कोई फील्ड है, ये चार्ज है Q, इसकी यहाँ पर फील्ड है, और इस पॉइंट मान लो ए पॉइंट पे अगर हमने कोई चार्ज रख दिया Q1 और इसकी फील्ड यहाँ पर है E बाहर की तरफ, तो ये चार्ज कितना फोर्स फील करेगा, Q1E। देखो यहाँ से F E इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई चार्ज, F इज इक्वल टू क्या निकला, Q0E। तो जो भी चार्ज रखो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। आप लोग रिवीजन कीजिए, ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड तक का बुक से बनाइए, न्यूमेरिकल बनाइए, जितना बनाना प्रॉपरली रिवीजन करो तभी समझ में आएगा। वेक्टर पढ़ना जरूरी है, वेक्टर जाके पढ़ो 11th क्लास का, आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कल मिलते हैं फिर। अब क्या है इसमें कि मैं आपको बता रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो पढ़ लेते हैं।
properties of electric field lines or electric lines of force. Properties of electric field lines or electric lines of force. इसमें क्या है कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो नॉर्मली बाहर जाना होगा, नॉर्मली यूं सीधा। अब टच हो जाए या टच नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस इस बात की ध्यान देनी है कि परपेंडिकुलर बाहर जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो गलत हो जाएगा टाइम। अगर मान लो मैंने ऐसे बना दिया तो ये इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर नहीं है, ये गलत होगी डायग्राम, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। उसी तरह से अगर चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, मान लो यहाँ पर आ रही है, ये नेगेटिव चार्ज है और इस पे ये आ रहा है, तो ये इंटर भी करेगा ना तो नॉर्मली ही करेगा, ठीक है। इस बात की ध्यान देने की नॉर्मली इंटर करे। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है तो क्या करो, जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, परपेंडिकुलर ऐसे लाइन खींच दो, ये अब सबको मिला दो, जैसे इसको यहाँ से ऐसे मिला दो सीधा, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव पे टर्मिनेट हुआ, ऐसे 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 बहुत सारे क्लोज पैटर्न बन सकते हैं, उसको अभी हम उतना नहीं दिखा रहे, वो आपके बुक में मिल जाएगा। एनसीईआरटी देखिए, एससी वर्मा देखिए, वहाँ पे होगा, है ना, पॉजिटिव से बाहर आ रहा है, मतलब नॉर्मली इंटर कराना है, नॉर्मली निकालना है, ये इम्पॉर्टेंट है। यही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। जैसे बहुत सारे डायग्राम होंगे, जैसे बुक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते रहती है, मतलब दे आर इन स्टेट ऑफ टेंशन, ये एक प्रॉपर्टी। अगर फील्ड लाइंस पैरेलल हो गई, मान लो ये फील्ड लाइंस पैरेलल दिख रही हैं, ये फील्ड लाइंस पैरेलल है, तो पैरेलल फील्ड लाइन इंडिकेट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा, इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, अगर इस तरह का पेयर है तो। अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट्स फ्रॉम इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट्स एट इन्फिनिटी,
दोनों बातें सही है। फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स emit perpendicularly and enters perpendicularly on the charged surface. It is a discontinuous curves. ये क्लोज लूप नहीं बना रहा। देखो यहां से यहां गया और फिर वापस नहीं आया। मैग्नेट में ऐसा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। लाइंस अगर पैरेलल हैं तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। अगर फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं है, मान लो ऐसे जा रही है, न्यू आ रही है, तो ये पैरेलल यूनिफॉर्म लाइन नहीं है। इसका क्या मतलब हो गया? ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। तो ई ए इज नॉट इक्वल टू ई बी इज नॉट इक्वल टू ई सी, बिकॉज ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हर पॉइंट पे वैल्यू अलग अलग हो गई। तो हम कैसे पता करेंगे कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है? तो आप ये देखो कि जहाँ पे फील्ड लाइन क्लोज होगी, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काफ़ी क्लोज है। तो जितना ज़्यादा क्लोज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे स्ट्रांग होगा, और जितना फील्ड लाइन वाइडर अपार्ट हो जाएगा, जितना ज़्यादा वाइड हो जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा। राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी is greater than electric field at C। ठीक है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। अगर मुझे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो कैसे बताएंगे? तो फील्ड लाइन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नोट कर सकते हैं। वो डायरेक्शन कैसे आएगा? जैसे ये सर्कल ऐसे घूम रही है तो एरो इस तरह जा रहा है, तो इस पॉइंट में मान लो फील्ड बनानी है तो हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। दिस गिव्स अस डायरेक्शन एट पॉइंट 1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो हम कह सकते हैं टेंजेंट ड्रॉन ऑन द डायरेक्शन और लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इस पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2 पॉइंट का। यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे आएगा, ये 3 पॉइंट की हो गई। तो फील्ड लाइंस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी और डायरेक्शन भी अलग अलग हो जाएगा। तो फील्ड लाइन पे मोस्टली हम डायरेक्शन ही कंसिडर करते हैं। अगर फील्ड लाइन से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो वो अभी नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन बनेंगे अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो। वो रिलेशन होता है, आप लोग को पता होगा, E = माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R। अगर कुछ पढ़े हो तो उसके लिए पोटेंशियल समझाना जरूरी है। तो उस टाइम मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसके। ठीक है, ये हो गई। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यही है, टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टी इसमें कि नो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी 2 फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा होगा तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? जैसे ये है, ये है, यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो हम थ्योरेटिकली कहेंगे कि ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, ये अलग अलग जा रही है लाइन, ऊपर से नीचे से।
क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगी तो इंटरसेक्ट पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल जाएंगे, एक ये और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो ये E1 हो गया और ये E2 को हो गया। तो एक ही पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो गया, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? जो टेस्ट चार्ज होगा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रख दूँ थोड़ी देर के लिए, तो वो एक ही टेस्ट चार्ज इन दो जगह में जा सकता है क्या? वो तो किसी एक ही पाथ पे जाएगा ना, क्योंकि टेस्ट चार्ज मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेगा। तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज एक ही टेस्ट चार्ज दो जगह नहीं जा सकती है एक साथ, वो एक ही जगह पे जाएगी। तो इसी को बुक में लिखा गया है कि इट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। किसी भी एक पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है।